हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री सेशंस। तो आज हम बात करेंगे एडवांस्ड पैटर्न एक्सरसाइज की, किसकी? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, राइट? तो आई होप आप सब ने नीट पैटर्न और मेन पैटर्न, राइट? जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो नीट पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, राइट? एंड यस, अब आती है नॉन मेड स्टूडेंट्स की बारी। मेंस आपका हो गया है, मेंस वाला पार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने कवर कर चुके हैं। अब आता है एडवांस्ड की बारी। एडवांस्ड में थोड़ी सी हाई लेवल थिंकिंग चाहिए होती है, कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे बट थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और एक कॉन्सेप्ट नहीं कई कॉन्सेप्ट्स लगा के यू हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, द hyperconjugative stabilities of tertiary butyl cation and 2-butene। तो पूछ क्या रहे हैं वो? हाइपरकॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटीज। हाइपरकॉन्जुगेशन की वजह से जो स्टेबिलिटी आएगी किसमें? टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन और 2-ब्यूटीन में। तो वो किसकी वजह से है? आर ड्यू टू व्हाट? अब देखो, पहले तो हम बना देते हैं, राइट? टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन ये हो गई, और सेकंड क्या पूछा है? 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन बना देते हैं, राइट? ओके, 2-ब्यूटीन बना दिया। अल्फा हाइड्रोजन्स ये रहे, राइट? अब एक हाइड्रोजन यहां से निकाल लेते हैं। वो किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेट करेगा? इस तरीके से कुछ। फाइन। अच्छा, इधर इस तरीके से कुछ। क्लियर? ओके। अब क्या हुआ? पहले में तो सिग्मा, राइट? और इस कार्बोकेटायन का ऑर्बिटल जो था P वाला वो एम्प्टी था, राइट? तभी उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो एम्प्टी वाला तो एक ही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, सिग्मा से P एम्प्टी गया, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, राइट? तो आंसर तो मेरा यही है, फिल्ड नहीं है कहीं भी। लेकिन ये भी चेक कर लेते हैं कि ये किस हिसाब से है। सिग्मा से जा रहा है, ये किसकी बात कर रहे हैं? 2-ब्यूटीन की। सिग्मा से पाई स्टार इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है? ये सिग्मा से गया पाई स्टार में। अब देखो, पाई बॉन्ड्स तो यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक? अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर, वो कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे? पाई वाले में। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल AMO, उसमें क्या हो रहा होगा? पाई स्टार होगा, वो तो एम्प्टी होगा। अब ये एम्प्टी था, इसी जगह में तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, राइट? सो इसीलिए मेरा कहाँ गया? सिग्मा से पाई स्टार। सो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, एंड द आंसर इज यस, डेफिनेटली ए। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या पूछा है? सिग्मा से सिग्मा स्टार, ये पॉसिबल नहीं है। सिग्मा स्टार बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है ऑर्बिटल, राइट? सबसे टॉप पे इसको प्लेस करते हैं एंड एनर्जी डायग्राम में, और इसी वजह से अनस्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर नहीं हो सकते, राइट? सिग्मा से पाई नहीं है। सिग्मा से पी फिल्ड डेफिनेटली नहीं है। कार्बोकेटाइन के केस में पी फिल्ड नहीं होता, एम्प्टी होता है। ये फिर से नहीं है। पी फिल्ड से सिग्मा स्टार नहीं। यहाँ पे क्या है? सिग्मा ही तो टूट रहा है, पी फिल्ड थोड़ी ना टूट रहा है, राइट? ओके, तो आंसर मेरा वेरी वेल जस्टिफाइड, ए आंसर इज करेक्ट। ओके, अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज। कार्बोकेटाइन्स दे रखी है, आपको दिख रही होंगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है, दैट्स इट। फाइन। ओके, तो अगर कुछ कुछ बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो बॉन्ड लाइन में, तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर हो गया ये, राइट? दूसरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं इधर ही। एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, राइट? ओके, नेक्स्ट में क्या है? यहाँ पे भी O है, अगर आप ऑब्जर्व करो तो O CH CH3 CH3, राइट? अब लास्ट वाला बना लेते हैं, CH2 पॉजिटिव, CH2 CH2 CH। अब मैंने ये
सिंपल बॉन्ड लाइन बना ली, डन। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, आंसर निकालना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर्स है मेरे पास। अब मुझे देखना क्या है, वेट फॉर अ सेकेंड, इधर पॉजिटिव लगाना है, ओके। अब ये जो है पॉजिटिव चार्जेस कब कब ज़्यादा स्टेबल हो रहे होंगे ये निकालना है मुझे, ओके। तो पहली चीज़ तो आप ये देखो, जिसमें ऑक्सीजन्स है, राइट, ऑक्सीजन क्या करेगा, डायरेक्टली डोनेट करेगा, राइट। ये तो बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी मानी जाएगी, ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि इन दोनों को तो अब मैंने अलग कर दिया कि ऑक्सीजन वाले तो हाईली स्टेबल होंगे, ये 1 और 3 वाला मैं अलग रख देती हूँ। नेक्स्ट चीज़ आती है, यहाँ पे हो रहा है अल्काइल ग्रुप से स्टेबलाइजेशन, किसका अच्छा होगा मुझे बताओ। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी स्टेबल कर रहा है और यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है ये भी स्टेबल कर रहा है इसको, राइट। यहाँ पे क्या है, इस कार्बोकेटाइन को सिर्फ एक ही ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है, तो लीस्ट स्टेबल कौन सा हुआ, चारों में से नंबर 4। देखते हैं नंबर 4 कहाँ है लीस्ट स्टेबल, ये वाला और ये वाला, राइट। तो इस वजह से ये दोनों तो हो गए मेरे ऑप्शन रूल आउट, राइट। अब आता है सबसे अच्छा स्टेबल, इन्होंने खुद ही बता रखा है ऑप्शंस में 1 है, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं 1 क्यों है। देखो ध्यान से, यहाँ पे पॉजिटिव इससे भी स्टेबलाइज हो रहा है, इससे भी हो रहा है और इससे भी हो रहा है, 3 चीज़ों से हो रहा है। यहाँ पे किससे कितनों से हो रहा है, 2 से हो रहा है बस, राइट। सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, राइट, सॉरी दिस वन विल बी, क्योंकि यहाँ पे 3 तरीके से स्टेबलाइजेशन हो रही है, अच्छा स्टेबल कंपाउंड बनेगा, क्लियर, ओके। तो ये तो फर्स्ट वाला जस्टिफाइड हो गया। उसके नेक्स्ट कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, उसके नेक्स्ट ये वाला, सॉरी ये वाला, राइट, ये तो क्लियर हो गया। ऑक्सीजन वाले तो हमेशा ज़्यादा ही रहेंगे, ज़्यादा स्टेबल, तो 1 फिर 3 फिर 2 एंड फिर लास्ट में 4, डन हो गया। आंसर नंबर डी इज करेक्ट, क्लियर, ओके। सो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इधर कई बच्चे क्या करते हैं, गलती किस चीज़ की करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में डायरेक्ट बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज देखे उससे हिट एंड ट्रायल लगाना शुरू, एक समझ में आ गया एक ऑप्शन तो उसी के बेसिस पे सारे ऑप्शंस निकालने लगे। पहले क्या करो, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, सिंप्लीफाई करो मॉलिक्यूल्स को, उसके बाद प्रोसीड करो, आंसर विल ऑलवेज बी करेक्ट, राइट, ओके। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा, अब हाइड्रोजन एटम्स एब्स्ट्रैक्ट करने, कितनी जल्दी एब्स्ट्रैक्ट होंगे, ईज देखनी है हम उसकी। डिक्रीजिंग मतलब, डिक्रीजिंग ईज मतलब कि स्टार्टिंग विद द इंक्रीजिंग ईज, इंक्रीजिंग ईज मतलब इजीली निकलते हैं, इसका क्या मतलब है, इजीली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, से डिफिकल्ट एब्स्ट्रैक्शन तक जाना है मुझे। इजीली कौन सा एब्स्ट्रैक्ट होगा, अब इजीली वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये वही बात हो गई, अगर मुझे एक स्टेबल अनायन बतानी है कौन सी होगी, या कोई ऐसी स्पीशीज जो हाइड्रोजन इजीली दे सकती है। हमने करा था कि कौन सा बेटर एसिड होगा जो इजीली H+ देगा और एक स्टेबल अनायन बनाएगा, राइट। अब मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करनी है तो फ्री रेडिकल बचा मेरे पास, तो देखो अगर ये 3 हाइड्रोजन है मेरे पास, इसको तोड़ती हूँ मैं, तो क्या आया, फ्री रेडिकल यहाँ पे आया। फ्री रेडिकल किस किस चीज़ से स्टेबलाइज हो रहा होगा देखते हैं। एक तो हो रहा होगा इस डबल बॉन्ड से, राइट, वाया होमोलिटिक फिशन, एक हो रहा होगा इस Me ग्रुप से, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, Ha जो है 2 स्टेबलाइजेशंस पा रहा है। Hb देखते हैं, इसको हटाया, यहाँ पे आया फ्री रेडिकल, किससे स्टेबलाइज होगा, डबल बॉन्ड से तो नहीं होगा। कोई और आ रहा है डोनेटिंग ग्रुप, नहीं आ रहा, बस यही रिंग्स वाले एल्काइल ग्रुप्स आ रहे होंगे, थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन हो रहा है। तो Hb में लगभग नेग्लिजिबल स्टेबलाइजेशन है। Hc निकाला, क्या आएगा, फ्री रेडिकल बना, कौन स्टेबल कर रहा होगा, फिर से डबल बॉन्ड, स्टेबलाइजेशन कितनी, Hc में एक ही स्टेबलाइजेशन है, राइट। अब क्या हुआ, इजीली कौन निकलेगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा मेरा, वो क्या होगा, Ha होगा, राइट। Ha हुआ, उसके बाद आया Hc, तो देखते हैं ऑप्शन Ha, Hc, Hb है,
आंसर बी इज करेक्ट, राइट? क्लियर हो गया? ओके, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। डिक्रीजिंग ईज पूछा है इन्होंने, तो उल्टा मार्क मत कर देना। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट? देखते हैं ध्यान से। एग्जामिन द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर्स। अब मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, सारी स्टेटमेंट्स जो हैं मोर और लेस ठीक लगने लगती है, ठीक है? तो उस केस में कैसे देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स। एग्जामिन द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर्स फॉर द एनिलीनियम आयन दे रखी है, राइट? एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। ये दो स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व कर लिए, ओके? तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, पहले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, पॉजिटिव आ रहा है इस पे। इसमें क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन कितने बना रहा है, 5। क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। इतना मैंने ऑब्जर्व करा, फाइन। अब आगे चलते हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 कहती है कि सेकंड इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज, हाँ ये तो सही बात है, एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते हम इसे, सेकंड वाले को। सेकंड वाला कौन सा था, ये वाला, अनएक्सेप्टेबल। व्हाई? बिकॉज कार्बोनियम आयंस आर लेस स्टेबल देन अमोनियम आयंस। क्या ये बात ठीक है? देखते हैं। इन्होंने बोला कार्बोनियम आयन लेस स्टेबल है देन अमोनियम आयन। क्यों? कोई बताएगा मुझे? कार्बोनियम आयन, अमोनियम आयन, सी, ओके। इस स्टेटमेंट को अभी यहीं रखते हैं, नीचे वाली स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, तब हम कोरिलेट कर पाएंगे। सेकंड इज नॉट एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज नॉन एरोमेटिक। ऐसा कुछ है क्या? देखते हैं। नॉन एरोमेटिक है? नहीं, एरोमेटिसिटी तो कंप्लीट हो रही है, फाइन, ओके। तो ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। सेकंड इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज नाइट्रोजन हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हमने देखा ही था, तो सी तो मेरा सीधा सीधा ही करेक्ट हो गया। सेकंड इज एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एक्सेप्टेबल तो बिल्कुल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट मैं कंसिडर नहीं करूंगी। अब वापस आते हैं घूम के ऑप्शन नंबर ए पे। तो इसमें लिखा है बिकॉज कार्बोनियम आयंस आर लेस स्टेबल देन अमोनियम आयंस। दिस स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट, राइट? क्या बोला इन्होंने? कार्बोनियम आयंस लेस स्टेबल होती हैं, राइट? छोटा कौन सा है साइज में? नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन कार्बन, इसीलिए नाइट्रोजन अमोनियम आयंस जो बनाएगा इट इज व्हाट? सी, कार्बन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन, राइट? तो इस केस में नाइट्रोजन छोटा, राइट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, छोटा तो है बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इट इज़ एबल टू अकोमोडेट मोर स्पेस, राइट? इट इज़ एबल टू अकोमोडेट मोर एटम्स अराउंड इट एज कंपेयर टू कार्बन। इसी वजह से अमोनियम आयन विल बी मोर स्टेबल देन कार्बोनियम आयन, राइट? क्लियर हो गया? तो ए एंड सी इसमें करेक्ट आता है, मल्टीपल चॉइस में आपका ये आंसर निकल गया, राइट? ओके, अब नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। Which of the following species is or are planar? अब मल्टीपल चॉइस है तो मुझे एक एक स्पीशीज को स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सी प्लेनर है कौन सी नहीं है। टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, ओके। टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल क्या हुआ? राइट? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, अब अगर आपको याद हो मैंने स्पेसिफिकेशंस करी थी फ्री रेडिकल की, राइट? कार्बोकेटाइन कैसा दिखता है, उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायग्राम कैसा होता है, कार्बन आयन का भी करा है, एलाइल कार्बन आयन के बारे में भी पढ़ा है, राइट? तो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन आयन, राइट? अच्छा, कार्बन आयन का तो मैंने आपको बताया था, क्या होता है इसका ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम, व्हाट इज द शेप? इट इज पिरामिडल, राइट? अब जब पिरामिडल है तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि ये क्या हो, प्लेनर हो, नॉन प्लेनर हो गया ये, राइट? ये ऑप्शन तो कंसिडर नहीं करेंगे। इन दोनों में आते हैं, मैंने बताया था फ्री रेडिकल हमेशा
sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट, दोनों ही प्लेनर शेप के। किस तरीके से होता है, एक डायग्राम बनाते हैं, कार्बोकेटाइन का बनाती हूँ मैं इस तरीके से कुछ, ये एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। अब फ्री रेडिकल बनाना है मुझे, तो उसमें जस्ट एक मैं इलेक्ट्रॉन लगा दूंगी, है दोनों प्लेनर ही, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, राइट। प्लेनर कौन कौन से हो गए, एक ही है, एक ही है। अब C वाला तो नहीं है, अलाइल कार्बोनाइन का क्या है, कार्बोनाइन मैंने आपको बताया कि क्या होता है पिरामिडल शेप, इट इज नॉन प्लेनर, लेकिन एक्सेप्शन कहाँ आता है, अलाइल में, अलाइल कार्बोनाइन में। अलाइल कार्बोनाइन में क्या होता है, ये कार्बोनाइन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए थी, पिरामिडल शेप है, लेकिन होता क्या है, ड्यू टू द रेजोनेंस ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड में चली जाती है और ये प्लेनर हो जाती है, राइट। सो इट इज एन एक्सेप्शन, लर्न दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसी के साथ साथ मेरा हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो ए बी डी इसके आंसर्स हैं, फाइन, क्लियर हो गया, ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब मल्टीपल चॉइस हो गए हमारे ओवर, क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 to 8 होगा, पैसेज कॉम्प्रीहेंशन टाइप। पैसेज कितना बड़ा है देखते हैं, और भी आगे, हाँ जी बहुत बड़ा पैसेज है, क्विकली रीड करते हैं इसको। एन ऑर्गेनिक रिएक्शन अकर्स थ्रू मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, आपको पता है ऑर्गेनिक रिएक्शन मेकिंग एंड ब्रेकिंग से होती है। द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स में अकर आइदर होमोलिटिकली, ये पता है हमें कि होमोलिटिक होता है, फ्री रेडिकल मिलते हैं, हेट्रोलिटिक होता है, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस मिलती हैं। न्यूट्रल स्पीशीज जो होती हैं फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स का डेफिनेशन है कि न्यूट्रल भी होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, राइट। अब आती है न्यूट्रल स्पीशीज और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ये किस में आ जाती है, न्यूक्लियोफाइल्स में आ जाती है, ये भी पता है हमें। एन ऑर्गेनिक रिएक्शन यूजुअली इन्वॉल्व्स द अटैक ऑफ द रिएजेंट। अब रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, रेडिकल्स होता है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, ये भी करा है। सबस्ट्रेट पे अटैक होता है, राइट। द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऑल्दो एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैज सेंटर्स ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सबस्ट्रेट के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सकती है, हो सकता है कि उसके अंदर रेजोनेंस हो रही हो सकता है पाई बॉन्ड्स हो। ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, बहुत सारे मेथड्स हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स करे हैं हमने। अब दीज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट अकर थ्रू, अब ये बता रहे हैं कौन कौन से करे, इंडक्टिव करा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करा है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके। Whereas इंडक्टिव इफेक्ट, अब इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस में क्या होता है, इन्वॉल्व ऑफ एन एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स में होता है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, राइट। बोथ इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, बता सकते हैं इन सारे इफेक्ट से। कार्बोकेटाइंस की, फ्री रेडिकल्स की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल एक ही फॉलो करेंगे ऑर्डर 3 to 1, सबको पता है। कार्बोनाइंस का कैसा होता है, उसका उल्टा हो जाता है, राइट। द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैव सेम पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई, लेकिन क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि जंप करते हैं, न्यूक्लियस वही रहता है, जंप करते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अमंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स द वन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये भी हमने करा था कि कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, हैज लेस सेपरेशन, लेस सेपरेशन होगा, चार्ज सेपरेशन की भी बात करी थी, कम चार्ज सेपरेशन, मोर स्टेबल, एंड अ नेगेटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव विल बी मोर स्टेबल, ये भी आपको पता है, राइट। डन हो गया हमारा पैसेज, काफी बड़ा था, ठीक है, लेकिन इसने हमें काफी इंफॉर्मेशन दे दी, ओके। पैसेज में ही सारा टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, पैसेज में सारा टाइम वेस्ट कर दिया आगे के क्वेश्चंस ही नहीं कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आते हैं इसके बेसिस पे, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन विल बी कंटेनिंग द न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक। अच्छा, अब न्यूक्लियोफाइल्स, इसमें ये पूछा गया कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल्स ही जिसमें है वो वाला ऑप्शन मार्क कर दो, ओके। देख लेते हैं, सबसे पहला देखो अमोनिया, लोन पेयर्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज्ड, और या फिर न्यूट्रल स्पीशीज भी होती है, यहाँ पे इधर भी होती है न्यूट्रल स्पीशीज, राइट, ओके। CN नेगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल,
CH3OH, अरे इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी न्यूक्लियोफाइल, आंसर तो यहीं आ गया पहले में, राइट? आगे भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल है। BF3 इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। वाटर क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। इधर न्यूक्लियोफाइल, फिर से अमीन है, राइट? ये क्या है? कार्बीन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बट न्यूट्रल, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। H नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल। फाइन, तो हमारा आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, द CC बॉन्ड लेंथ इन प्रोपीन, प्रोपीन की बात हो रही है, ठीक? CC बॉन्ड लेंथ इन प्रोपीन, ये वाली बॉन्ड लेंथ is shorter than CC bond length in ethane. वो बोल रहे हैं ओके, CC बॉन्ड लेंथ कौन सी वाली बात हो रही है? सिंगल वाले की, राइट? ये वाली, ठीक है, क्योंकि C सिंगल C ही है जो यहाँ पे प्रोपीन में मैच कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है प्रोपीन में जो है, ये वाली बॉन्ड लेंथ ये कम है इससे। ऐसा क्यों? क्यों हो सकता है? ध्यान से देखते हैं। इस प्रोपीन मॉलिक्यूल को मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ठीक? कौन सा इफेक्ट लग रहा है इसमें, बता सकता है कोई? इट्स सिंपल, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये इधर गया, ये इधर आया, राइट? ये क्या हुआ? इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, इसीलिए तो छोटी हो गई है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से, तो इसीलिए छोटा हो गया ये, थोड़ा सा स्लाइड, राइट? इसीलिए इट्स ड्यू टू, वही रीजन पूछा हुआ है। प्लस इफेक्ट ऑफ द CH3 ग्रुप, नहीं ऐसा नहीं है। मीजोमेरिक, नहीं। इलेक्ट्रोमेरिक टेम्पररी इफेक्ट होता है, वो तो होगा ही नहीं क्योंकि कोई रिएजेंट नहीं है मेरे पास। बचा क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन अमंग द फॉलोइंग इज, सबसे स्टेबल कार्बन आयन बतानी है मुझे, राइट? वही रेजोनेंस देखते हैं हो रही है या नहीं। देखो, अब रेजोनेंस तो सभी में ही नजर आ रही है मुझे, किस में नहीं आ रही है? इसमें नहीं आ रही है। यहाँ पे तो रेजोनेंस होगी ही नहीं। नेगेटिव, सिंगल या डबल होना चाहिए था, वो है ही नहीं, तो ये नहीं है, तो ये तो लीस्ट स्टेबल हो गया, राइट? ओके, तो चलो, वैसे ऑर्डर पूछा नहीं है, ऑर्डर बना देते हैं। लीस्ट स्टेबल कौन सा है? ए। उसके बाद अब देखो, सबसे स्टेबल अनायन वो होगी जो आराम से, जिसका चार्ज पूरे एटम के, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर घूम रहा होगा, डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्स कब होगा? जब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा जो उस चार्ज को खींच रहा है। वो कौन है? NO2 है, राइट? तो इसी वजह से ये डिस्पर्स हो रहा है और NO2 के अंदर भी डिस्पर्स हो रहा होगा, राइट? तो सबसे स्टेबल तो हो गया डी, आंसर तो यही आ गया। बीच में भी देख लेते हैं क्या क्या है। OCH3 है, ये तो डोनेट कर रहे हैं, ये तो और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो गया सिचुएशन, राइट? तो इसको तो और पीछे लगा देते हैं, C, राइट? अब बचा क्या? B। B भी थोड़ा थोड़ा डिस्पर्स हो ही रहा है, इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे एंड देयर बाय इट इज़ ऑल्सो स्टेबल बट नॉट एज मच एज दिस इज, राइट? तो ये क्या हो गया? यहाँ पे मैंने लगाया B ऑप्शन। ये तो हो गया ऑर्डर, क्वेश्चन में नहीं पूछा था बट हमने ऑर्डर भी डिसाइड कर लिया, राइट? ओके, डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है क्या? कि मुझे एक इंटीजर की फॉर्म में आंसर दे दो, राइट? क्या है ये क्वेश्चन? द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज अ सिंगल डिजिट इंटीजर। सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर है इसका 0 से 9, राइट? या तो सही होगा या गलत होगा। फाइन, देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स showing hyperconjugation involving CH bonds for the given carbocation on the right hand side। अब कार्बोकेटाइन या बना देते, राइट? कौन सी कार्बोकेटाइन के बारे में ये पूछ रहे हैं? क्लियर? ये हो गई मेरी कार्बोकेटाइन, इसके बारे में पूछा जा रहा है। देखो क्या पूछा उन्होंने? टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन कौन कौन यहाँ पे देगा, राइट? अब कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? जितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं,
अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं? मेन कंसर्न कार्बन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज वाला। उसके साथ में जो कार्बन है एडजेसेंट कार्बन, उस पे कितने हैं? 2। उसके जो साथ में कार्बन है उस पे कितने हैं? 3। उसके जो साथ में कार्बन है उस पे कितने हैं? 1। कितने आ गए टोटल? 6 आ गए। तो कितने हुए? 6 इज द आंसर। जितने अल्फा हाइड्रोजन्स उतना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, राइट? मैं बना के नहीं दिखाऊंगी, आप सबको बनाना आता है, राइट? क्लियर हो गया? ओके ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर, राइट? ओके, द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, राइट? क्या है? असर्शन रीजन टाइप 2। इसमें क्या होगा? डायरेक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज गिवन। अब क्या है? एक असर्शन है, एक स्टेटमेंट उन्होंने पुट करी है, उसका एक रीजन दिया है। अब मुझे देखना है कि क्या स्टेटमेंट ठीक है, क्या रीजन ठीक है, क्या दोनों कोरिलेट कर रहे हैं आपस में या नहीं, या दोनों ही गलत हैं, या कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, राइट? इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो क्या है? अब मैं ए तब मार्क करूंगी इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है? बट रीजन इज, यस, रीजन इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर रीजन जो इन्होंने दिया है वो भी करेक्ट है। सेकेंड बी अगर मैं तब मार्क करूंगी इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट सी है इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और लास्ट है जब दोनों ही फॉल्स हैं, राइट? स्टडी करते हैं स्टेटमेंट्स को। असर्शन बोलता है, स्टेटमेंट क्या है? अ फ्री रेडिकल इज पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। क्या ऐसा है? यस, देखो मैंने बोला ये मैंने फ्री रेडिकल बनाया, राइट? कहाँ लाई करता है फ्री रेडिकल? यहाँ पे। फाइन, क्या है ये? पैरामैग्नेटिक ही तो है। फ्री रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, इट इज नॉट पेयर्ड, ठीक है? तो ये तो ट्रू हो गई बिल्कुल। डन। नेक्स्ट क्या है? अ फ्री रेडिकल, अब इसका रीजन दिया हुआ है, देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। अ फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड इन होमोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यस, कोवेलेंट बॉन्ड का अगर मैं होमोलिटिक फिजन करती हूँ तो ही तो मुझे फ्री रेडिकल मिलेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला। इसीलिए ये क्या है? पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है। तो रीजन भी वेरी वेल जस्टिफाइड है, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू भी है, कोरिलेट भी कर रही है उससे। आंसर इज ए। क्लियर हुआ? सो द आंसर इज ए। आई होप सबको समझ आया। आप सब ने साथ साथ ये क्वेश्चनेयर करा होगा। आई एम होपिंग दैट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। हैव अ नाइस डे।